फौजी कैंप पर क़यामत टूट पड़ी थी। रॉकेटों ने अपना काम दिखाना शुरू किया तो असलहे के ज़ख़ीरे यूं तबाह हुए जैसे कैंप में बैक वक्त कई आतिश फिशां फट पड़े हों। मुसलसल धमाकों की शिद्दत से आसपास की पहाड़ियां लरज़ रही थीं। हमारे ऐन सामने मौजूद मोर्चों से हैवी मशीन गन्नों की ज़बरदस्त फायरिंग का सिलसिला जारी था, जिसकी वजह से हमारे लिए 1 इंच भी आगे बढ़ना नामुमकिन हो चुका था। मकबूल ने वॉच टावर पर नस्ब मशीन गन पर कब्जा करके सामने वाले मोर्चों को निशाना बनाया हुआ था, मगर दुश्मन मिट्टी की बोरियों के पीछे महफूज थे। हमारी गोलियां उनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही थीं। और फिर एक खौफनाक चीख ने मुझे चौंका दिया। मैंने उस तरफ देखा तो मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। वॉच टावर पर मकबूल को कई गोलियां लगी थीं और वो मशीन गन के साथ ही ढेर हो चुका था। मकबूल के खामोश होते ही सामने के मोर्चों से फायरिंग में शिद्दत आ गई। कमांडर मुहिब ने अपनी बेल्ट से हैंड ग्रेनेड निकाला, पिन खींची और पूरी कुव्वत से उसे मोर्चे की तरफ उछाल दिया। बम मोर्चे से चंद गज आगे गिरा और गर्दो गुबार का एक बादल उठा। मैंने 2 फौजियों को मोर्चे की पिछली जानिब से निकलकर भागते हुए देखा और मैंने लम्हा भर ज़ाया किए बगैर अपनी गन का रुख उनकी तरफ मोड़ा। वो दोनों ढेर हो गए और मेरा दिल खुशी से बलियों उछल पड़ा। इस मार्के में दुश्मन के पहले 2 आदमी मेरा शिकार बने थे। कैंप में धमाके हर जगह हो रहे थे। असलहा और गोला बारूद के कई ज़ख़ीरों में लगी आग के शोले आसमान को छू रहे थे। फौजी एहलकार अफरातफरी में इधर उधर दौड़ते नजर आ रहे थे और फिर अचानक हमारे अक़ब में एक ज़ोरदार धमाका हुआ तो मैं उछल पड़ा। वो मार्ट गन का गोला था जो हमसे तकरीबन 30-40 गज पीछे गिरकर फटा था। खुशकिस्मती से हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। भारतीयों ने अपनी मशीन गनें नाकाम होने के बाद मार्टर गन्नों का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। हमारी तरफ से भी मुसलसल फायरिंग जारी थी और हमारी दूसरी पार्टियां भी अपने महाज पर जमी हुई थीं। मार्टर गन्नों के गोले हमारे आसपास फट रहे थे। अब उन्होंने मार्टर गन्नों के साथ रॉकेट बरसाना भी शुरू कर दिए थे, मगर ये रॉकेट हमें कोई नुकसान पहुंचाए बगैर हमारे सरों के ऊपर से गुजरते रहे। नासिर के पास मौजूद 4 रॉकेट फायर हो चुके थे। उसने आखिरी रॉकेट उसी मोर्चे पर दागा जहां से हैवी मशीन गन की जबरदस्त फायरिंग हो रही थी। वो मोर्चा नेस्तो नाबूद हो गया और मशीन गन भी खामोश हो गई। नासिर ने रॉकेट लॉन्चर नीचे रखा, सब मशीन गन उठाई और धाड़ता हुआ आगे की तरफ दौड़ा, लेकिन वो चंद गज से ज्यादा आगे नहीं जा सका। बाएं तरफ के मोर्चे से आने वाली गोलियों की बौछार ने उसे छलनी कर दिया और वो एक चीख के साथ ढेर हो गया। रात बीत चुकी थी, अंधेरा रुखसत हो रहा था और दिन का बहुत हल्का सा उजाला फैलने लगा था। तयशुदा मंसूबे के मुताबिक 1 घंटे में कार्रवाई मुकम्मल करके ठीक 5 बजे तीनों पार्टियों को किसी सिग्नल का इंतजार किए बगैर वहां से निकल जाना था। कैंप में अफरातफरी अब साफ दिखाई दे रही थी। धमाके अब भी जारी थे और धुएं और शोलों के बादल आसमान की तरफ उठ रहे थे। कमांडर मुहिब ने मुजाहिदों को वापसी का हुक्म दे दिया। मैं अपनी गन उठाना ही चाहता था कि किसी तरफ से आने वाली एक गोली मेरी गन की नाल के अगले हिस्से पर लगी। मेरे हाथ को जोरदार झटका लगा, गन हाथ से छूट गई और मैं जमीन पर लेटकर तेजी से पीछे की तरफ रेंगने लगा। मेरा जिस्म पसीने में शराबोर था, दिमाग में धमाके हो रहे थे और दिलकन पट्टियों में धड़कता महसूस हो रहा था। मौत मेरे करीब से आकर गुजर गई थी। अगर गन की नाल रुकावट ना बनती तो वो गोली मेरे सीने में पेवस्त होती। गोली लगने से गन की नाल टूटकर बेकार हो चुकी थी। मैंने उसे दोबारा उठाने की कोशिश नहीं की और पीछे की तरफ रेंगता चला गया। साथ ही मैंने पिस्तौल निकालकर हाथ में थाम लिया। तमाम मुजाहिदीन पसपाई इख्तियार करते हुए एक गड्ढे में उतर रहे थे। हमारे आसपास मार्टर गन्नों के गोले अब भी फट रहे थे। मैंने खाई में छलांग लगाई ही थी कि एक जोरदार धमाका हुआ और उसके साथ ही कमांडर मुहिब की चीख सुनाई दी। वो लड़खड़ाता हुआ गिर गया। मार्टर के गोले का एक टुकड़ा उसकी बाईं टांग में घुटने से कुछ ऊपर रान में लगा था और खून बह रहा था।
और मैंने जल्दी से उसे पकड़कर नीचे खींच लिया। कमांडर मुहिब ने दांत भैंचकर तकलीफ को जब्त करते हुए कहा, मेरी फिक्र मत करो, तुम लोग निकल जाओ। मैंने कहा, हम आपको छोड़कर कैसे जा सकते हैं कमांडर। उसी वक्त अकबर दौड़ता हुआ हमारे करीब पहुंच गया। मैंने अकबर और मुहिब से उनकी राइफलें लीं। अकबर ने झुककर मुहिब को अपने कंधे पर लादा और खाई में एक तरफ दौड़ने लगा। हमारे अतराफ में अब भी मार्टर गन्नों के गोले फट रहे थे और राकेट सरों के ऊपर से सनसना रहे थे, लेकिन हम खाई में होने की वजह से महफूज थे। मगर फिर एक राकेट हमारे सामने एक ऊंची चट्टान पर लगकर फटा तो हम एक लम्हे के लिए रुक गए। चट्टान के छोटे छोटे पत्थर टूटकर हमारे ऊपर गिर रहे थे। दिन की रोशनी तेजी से फैल रही थी और हम फूंक फूंक कर कदम रखते हुए खाई के नशेब में उतरते गए और फिर चट्टानों के दरमियान एक तंग रास्ते पर मुड़ गए। जख्मी कमांडर मुहिब को अब दूसरे मुजाहिद ने अपने कंधे पर लाद लिया था। भारतीय फौजी कैंप में अब भी मुसलसल धमाके हो रहे थे, जिनकी गूंज से आसपास की पहाड़ियां लरज रही थीं। हम पहाड़ियों के ऊंचे नीचे दुश्वार गुजार रास्तों पर दौड़ते रहे। जब धमाकों की आवाजें कुछ मध्यम हुईं और कम सुनाई देने लगीं, तो हमने अंदाजा लगाया कि हम वहां से बहुत दूर निकल आए हैं। मेरे जहन में ख्याल आया कि अगरचे कैंप पूरी तरह तबाह नहीं हुआ होगा, मगर हमने उन्हें अच्छा खासा नुकसान पहुंचा दिया था। धूप पूरी तरह निकल आई थी। जैसे जैसे सूरज ऊपर आ रहा था, चट्टानें तपने लगी थीं। हम एक जगह चट्टानों के साए में रुक गए। कमांडर मुहिब को जमीन पर बिठाया गया। जख्म से खून मुसलसल बह रहा था और कमांडर मुहिब ने शदीद तकलीफ जब्त करने के लिए दांत भैंच रखे थे। अकबर ने अपनी कमर पर बंधा हुआ पटका खोला, उसकी एक लंबी पट्टी फाड़ी और उसे जख्म से जरा ऊपर कसकर बांध दिया ताकि खून का बहाव थम जाए। पहाड़ियों में फायरिंग की आवाजें मुसलसल गूंज रही थीं। भारतीय फौजी यकीनन हमारे ताक़ुब में होंगे, लेकिन मुझे यकीन था कि वो उन गहरी और ख़तरनाक पहाड़ियों में ज़्यादा अंदर आने की कोशिश नहीं करेंगे। चंद मिनट आराम करने के बाद हम फिर चल पड़े। कमांडर मुहिब को एक बार फिर अकबर ने कंधे पर लाद लिया था। हमारी मंजिल फिरोजपुर नामी कस्बे के करीब पहाड़ियों में एक गार था, जहां कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद तमाम पार्टियों को जमा होने का कहा गया था। फिरोजपुर का कस्बा श्रीनगर से पूंछ की तरफ जाने वाली शाहराह के संगम पर वाक़े है, जो आगे गुलमर्ग से होती हुई बारहमौला की तरफ जाती है। पूंछ, जो अब आज़ाद कश्मीर का हिस्सा है, कंट्रोल लाइन के करीब होने की वजह से सड़क वहां बंद है। श्रीनगर से तकरीबन 25 मील के फासले पर फिरोजपुर है, जहां से एक सड़क गुलमर्ग की तरफ निकलती है। सड़क के रास्ते ये फासिला 10 मील बनता है, लेकिन मुजाहिदीन के लिए इस शाहराह पर सफ़र करना मुमकिन नहीं था, क्योंकि वहां भारतीय फौजियों के काफिलों की आमद और रफ्त जारी रहती है। हम सड़क से तकरीबन 1 मील हटकर दुश्वार गुजार पहाड़ों में सफ़र कर रहे थे। इस तरह न सिर्फ हम खतरे से महफूज थे, बल्कि फासिला भी कम होकर 6 मील रह गया था। हम कमांडर मुहिब को बारी बारी कंधों पर उठाकर सफ़र कर रहे थे। इस वजह से हमारी रफ्तार अगरचे कम हो गई थी, लेकिन हमने बेतकान अपना सफ़र जारी रखा। एक मौके पर हम पहाड़ी पर एक ऐसी बुलंदी पर पहुंचे जहां से सड़क वाज़ेह नज़र आ रही थी। श्रीनगर की तरफ से चंद फौजी ट्रक बड़ी तेज़ रफ्तारी से गुलमर्ग की तरफ जाते दिखाई दिए। उन ट्रकों पर हैवी मशीन गनें नस्ब थीं। हम उस पहाड़ी पर तकरीबन 2000 फीट की बुलंदी पर थे। हम चट्टानों की आड़ में उस वक्त तक खड़े रहे जब तक वो फौजी ट्रक पहाड़ों में एक मोड़ घूमकर हमारी निगाहों से ओझल नहीं हो गए। हम चट्टानों में सफ़र करते हुए एक बार फिर शाहराह से दूर हटते चले गए और तकरीबन 9 बजे के करीब चट्टानों में पोशीदा एक गार में पहुंच गए। गार में डॉक्टर मरियम को देखकर मैं उछल पड़ा। ये इंकिशाफ मेरे लिए किसी दिलचस्पी से कम नहीं था कि डॉक्टर मरियम गुज़श्ता शाम ही यहाँ पहुँच चुकी थीं। उनकी आमद इत्तेफाकिया नहीं, तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक थी। ये करीब तरीन जगह थी जहां जख्मी मुजाहिदीन को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की जा सकती थी। हमसे पहले अब्दुल गनी लॉन की पार्टी भी यहां पहुंच चुकी थी। उनके 2 मुजाहिद जख्मी हुए थे,
جن میں سے ایک کے بازو میں اور دوسرے کی پنڈلی میں گولی لگی تھی۔ ڈاکٹر مریم ہمارے پہنچنے سے پہلے ہی ان کی مرہم پٹی کر چکی تھی اور اب وہ فوری طور پر کمانڈر محب کی طرف متوجہ ہو گئی۔ کمانڈر محب کی ران میں بم کا ٹکڑا پیوست تھا جسے نکالنا انتہائی ضروری تھا۔ اس قسم کے آپریشن کے لیے عموماً مریض کو بے ہوش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن یہاں اینستھیزیا کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ البتہ ڈاکٹر مریم کے پاس ایک خاص اسپرے تھا جس سے گوشت وقتی طور پر سن ہو جاتا تھا۔ عبدالغنی لون اور میں کمانڈر محب کے قریب موجود تھے۔ ڈاکٹر مریم نے پہلے زخم کا معائنہ کیا، پھر اس کے اطراف میں اسپرے کر دیا۔ چند سیکنڈ بعد اس نے زخم کے قریب ٹانگ پر چوٹکی بھر کر دیکھا تو کمانڈر محب نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ ڈاکٹر مریم نے نشتر اور ایک دوسرے آلہ جراحت کی مدد سے آپریشن شروع کر دیا۔ وہ زخم کو اندر سے پھیلاتی چلی گئی۔ میں اس منظر کو زیادہ دیر تک نہیں دیکھ سکا اور نظریں دوسری طرف پھیر لیں۔ تقریباً آدھا گھنٹہ گزر گیا۔ ڈاکٹر مریم زخم کو اندر تک کھولتی چلی جا رہی تھی۔ اسپرے کا اثر اب زائل ہونے لگا تھا اور کمانڈر محب کے چہرے پر کرب کے آثار نمودار ہونا شروع ہو گئے تھے۔ مریم نے کہا، حوصلہ رکھو کمانڈر، بس ایک منٹ، میں جانتی ہوں آپ کو اس وقت بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے۔ اس کی تمام تر توجہ زخم کی طرف تھی، جہاں وہ ہاتھ میں پکڑی ہوئی چمٹی کو بڑی مہارت سے حرکت دے رہی تھی۔ اور پھر اس نے چمٹی کو باہر کھینچ لیا۔ لوہے کا وہ آدھا انچ کا ٹکڑا جسے مریم نے ایک طرف ڈال دیا تھا۔ اس لمحے کمانڈر محب بری طرح ٹانگ جھٹک رہا تھا۔ میں نے اور عبدالغنی لون نے اسے مضبوطی سے جکڑ لیا اور ڈاکٹر مریم مکمل انہماک سے اپنے کام میں مصروف رہی۔ چند منٹ اور لگے اور پھر ڈریسنگ کر دی گئی۔ کمانڈر محب کے چہرے پر کرب اور اذیت کے گہرے تاثرات نمایاں تھے۔ اس نے تکلیف ضبط کرنے کے لیے جبڑے بھینچ رکھے تھے، مگر منہ سے اف تک نہیں نکلی تھی۔ یہ واقعی ہمت کی بات تھی۔ ہوش میں رہتے ہوئے ایسا آپریشن برداشت کر لینا بڑے حوصلے کا کام تھا۔ پھر مریم نے اسے ایک گولی کھلائی۔ ڈریسنگ کے کچھ دیر بعد کمانڈر محب پر سکون ہوتا چلا گیا، اور شاید یہ گولی کا ہی اثر تھا کہ وہ نیند کی گہری آغوش میں چلا گیا۔ پھر ہم لوگ غار کے دوسرے حصے میں آ گئے۔ مریم ہاتھ دھو کر قہوہ بنا لائی۔ اس وقت غار میں ہم 12 آدمی تھے۔ مجھے معلوم تھا کہ ہماری پارٹی کے 2 مجاہدین شہید ہوئے تھے۔ حسن لاپتہ تھا۔ یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ وہ شہید ہو گیا یا ہم سے بچھڑ کر پہاڑوں میں کہیں روپوش ہو گیا ہے۔ عبدالغنی لون کی پارٹی کا ایک مجاہد شہید ہوا تھا اور 2 زخمی ہوئے تھے جنہیں یہاں لا کر علاج دیا گیا۔ کمانڈر رشید یا اس کی پارٹی کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں تھی۔ وہ لوگ یقیناً کسی اور طرف نکل گئے ہوں گے۔ بھارتی فوجی کیمپ کے نقصانات کے بارے میں بھی کوئی حتمی اطلاع نہیں تھی، مگر میرا خیال تھا کہ ہم نے انہیں اچھا خاصا نقصان پہنچایا تھا۔ یہ غار بھی 12 مولا والے غار کی طرح کشادہ اور کئی حصوں پر مشتمل تھا۔ چائے پینے کے بعد ہم کافی دیر تک باتیں کرتے رہے اور پھر میں ڈاکٹر مریم کے ساتھ غار کے ایک اور حصے میں آ گیا۔ یہ جگہ بھی ایک بڑے ہال نما کمرے کی طرح کشادہ تھی۔ اس کے آخر میں تقریباً 4 فٹ کی بلندی پر 2 فٹ چوڑا ایک پتھر دیوار سے آگے کو نکلا ہوا تھا۔ یہ پتھر اتنا چوڑا تھا کہ 2 آدمی آسانی سے اس پر بیٹھ سکتے تھے۔ اس پتھر سے 3 فٹ اوپر ایک تنگ سرنگ تھی جس میں سے ایک صحت مند آدمی بآسانی گزر سکتا تھا۔ آؤ تمہیں ایک چیز دکھاؤں، ڈاکٹر مریم نے کہا اور پتھر کی طرح آگے کو نکلے ہوئے کارنس کے قریب پہنچ گئی۔ اس نے دونوں ہاتھ پتھر پر ٹکائے اور پھر اس طرح اچک کر پتھر پر چڑھ گئی کہ مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ لیکن میرے خیال میں اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں تھی۔ وہ 2 سال سے ان پہاڑوں میں رہ رہی تھی اور اس طرح اچھل کود کر چٹانوں پر اترنے چڑھنے کی عادی ہو چکی تھی۔ آؤ اوپر آ جاؤ، مریم نے مجھے اشارہ کیا۔ میں بھی مریم کی طرح اچک کر پتھر پر چڑھ گیا۔ اس سے 3 فٹ اوپر تنگ سی سرنگ سے ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی۔ مریم نے دونوں ہاتھ سرنگ کے دہانے کے نچلے کنارے پر جمائے اور اپنے جسم کو آہستہ آہستہ اوپر اٹھانے لگی۔ میں اسے دیکھتا رہا۔ پہلے اس کے جسم کا بالائی حصہ سرنگ میں غائب ہوا
और फिर उसके पैर भी मेरी निगाहों से ओझल हो गए। आओ, मेरे पीछे पीछे चले आओ। मरियम की आवाज़ सुनकर मैं भी उचक कर उस सुरंग में दाखिल हो गया और सीने के बल रेंगता हुआ आगे बढ़ने लगा। सुरंग में ताज़ा हवा की आमद और रफ्त तो थी, लेकिन तारीकी इस कदर गहरी थी कि मुझे अपनी आंखों के सामने भी कुछ नजर नहीं आ रहा था। चंद गज आगे जाकर मरियम रुक गई और मेरा सर उसके पैरों से टकरा गया। मैं इसलिए रुक गई थी कि तुम भी रुक जाओ। मरियम की आवाज़ मेरी समात से टकराई। आगे जरा ख्याल से आना, सुरंग दाएं तरफ मुड़ रही है। ऐसा ना हो तुम्हारा सर सामने वाली दीवार से टकरा जाए। मरियम फिर आगे बढ़ने लगी और मैं उसके पीछे पीछे रेंगता रहा। उसके खबरदार करने के बाद मैंने एक हाथ आगे को निकाल लिया था। मेरा हाथ सामने वाली दीवार से टकराया और मैं टटोलता हुआ दाएं तरफ मुड़ गया। उस तरफ तकरीबन 15 गज आगे मध्यम सी रोशनी दिखाई दे रही थी। वहां जगह भी कदरे कुशादा थी। वहां से सुरंग एक बार फिर दाएं तरफ मुड़ गई थी और रोशनी उसी तरफ से आ रही थी। मैं जब उस तरफ मुड़ा तो मरियम दीवार के साथ टेक लगाए गहरे गहरे सांस ले रही थी। हम तकरीबन 200 फीट ऊपर आ गए थे। सीने के बल रेंगते हुए मेरी सांस भी फूल गई थी। मरियम मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा दी। मैंने पहले इधर उधर और फिर सर उठाकर ऊपर देखा तो मुझे सीने में अपना सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा। हम उस वक्त एक तंग से कुएं में खड़े थे। दीवारों का दरमियानी फासिला 3 फीट से ज्यादा नहीं था। दीवारों में छोटे बड़े पत्थर भी उभरे हुए थे। ऊपर, बहुत ऊपर, रोशन आसमान नजर आ रहा था। मेरे ख्याल में ये कुआं तकरीबन 50 फीट गहरा था। ऊपर चलो, मरियम ने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। ऊपर। मैंने इस तरह उसकी तरफ देखा जैसे उसका दिमाग खराब हो गया हो। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली किस्त में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।